जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसी कई कहानियां हैं जो हमने आज तक नहीं सुनी और उसका जिक्र किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। दरअसल हम आज के लोग मंदिरों को मूर्तियों से जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ड्रैगन और डायनासोर से पहले भी एक दुनिया थी जहां पर कई तरह के विचित्र प्राणी हुआ करते थे। उनमें से एक प्राणी था याली, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और नाची नूर नाम की एक बुक में याली का डिस्क्रिप्शन भी है और कई मंदिरों में याली की मूर्ति भी पाई जाती है। एक नागमलाई नाम का जंगल था जहाँ पे कई सारे नागवंशी रहा करते थे और वहीं पर एक खजाना दफनाया गया था जिसको पाने के लिए कई लोग आए और जो कोई भी वहां पर आया वो मारा गया। अब फिल्म में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक पति पत्नी को देखते हैं जो कि किसी से छुप कर भाग रहे थे। उनके पीछे जो लोग पड़े हुए थे दरअसल वो उनको मारना चाहते थे क्योंकि वो दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे और कर्जदार उनका पीछा कर रहे थे उन्हें मारने के लिए। वो भागते हुए नागामलाई जंगल के बॉर्डर में पहुंच जाते हैं और जब वो कर्जदार ये देखते हैं तो वो अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। उसके बाद ये पति पत्नी जंगल के अंदर जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो उसकी बीवी उसे पुकारती है और जब वो अपनी बीवी की तरफ देखता है तो वो जगी ही नहीं थी। तभी उसे आसमान से आवाज आती है और वो उसकी बीवी की आवाज थी, जिसे सुन के वो डर जाता है और पीछे देखता है जहाँ पे उसकी बीवी भी गायब हो गई थी। ये देखकर वो रोने लगता है और अपनी बीवी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी बीवी वापस से पीछे नजर आती है। उसे उठाता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और वो उसे लेकर तुरंत वहां से आगे बढ़ने लगता है। उस घटना को देखकर उसे याद आता है कि वो दरअसल नागमलाई जंगल में है जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता और उसे उस खजाने के बारे में भी पता था। इसीलिए वो उस पेड़ के पास पहुंचता है जहां पर वो खजाना रखा गया था और वो एक लकड़ी से उस पेड़ के नीचे खोदने लगता है। उसके ऐसा करने पर एक हाथी वहां पर उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उसका पीछा करने लगता है और उसे उठाकर वो जान से मार डालता है। हम देखते हैं कि दरअसल ये किताब नंदिता नाम की एक आर्कोलॉजिस्ट पढ़ रही है और वो अपने असिस्टेंट के साथ तमिलनाडु निकल जाती है उसके बारे में और जानने के लिए। वो वहां पे एक राइटर के घर पहुंचती है जो कि ऐसी ही कहानी लिखा करता था और उसने 20 साल पहले हिंदू इतिहास के बारे में लिखना बंद कर दिया था। नंदिता जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे देखकर काफी खुश होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसका यहाँ पर कैसे आना हुआ। नंदिता उसे बताती है कि दरअसल वो यहाँ पर किसी चीज के बारे में जानने के लिए आई है। वो कहती है कि कई साल पहले उसने नंदीवर्मन नाम के एक बंदे के बारे में बुक लिखी थी और वो उसी बुक के बारे में जानना चाहती है। ये सुन के वो बंदा उससे कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन वो उसे प्रवोक करने लगती है और उसे कहती है कि क्या उसमें हिम्मत नहीं है वो बुक दिखाने की। जैसे कि उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे तुरंत अपने ऑफिस में ले जाता है जहाँ पे वो उसे वो बुक देता है जो कि आखिरी बुक बची हुई थी और उसे कहता है कि इसमें बर्मन के बारे में सब कुछ लिखा है। अब नंदिता उस बुक को पढ़ने लगती है जहाँ हमें पता चलता है कि बर्मन दरअसल एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो नागमलाई के खजाने को पाना चाहता था। इसीलिए वो एक आर्कोलॉजिस्ट के पास गया था और उससे उसने मदद मांगी थी, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट उसे उस खजाने का पता नहीं बताना चाहता था। बर्मन उससे कहता है कि अगर वो उसे खजाने का पता बताएगा तो इसमें उसका भी फायदा है, क्योंकि अगर वो खजाना लाने में कामयाब हुआ तो वो कुछ हिस्सा उसे भी देगा। वो उसे ये भी कहता है कि उसे पता है कि उसके पास मैप का दूसरा हिस्सा मौजूद है और एक हिस्सा उसके पास है तो उसे फॉलो करके वो वहां पर पहुंच जाएगा। वो आर्कियोलॉजिस्ट उससे कहता है कि वहां पे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बर्मन उसे कहता है कि उसके पिता भी कई साल पहले इसी खोज में गए थे और वो जिंदा वापस नहीं लौटे, लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि वो उस खजाने को ढूंढ कर ही रहेगा, बल्कि वो अपनी टीम के साथ वहां पर जा रहा है। और वो चिंता ना करे, वो उसे खजाने को चुराएगा भी नहीं क्योंकि वो और अपनी टीम और अपने पास जीपीएस ट्रैकर लगा के रखेगा ताकि वो उन्हें देख सके कि वो कहाँ पहुंचे हैं। ये सुन के वो आर्कोलॉजिस्ट उसकी बात मान लेता है और वो उस दूसरे मैप को उसे दे देता है। अब बर्मन एक टीम तैयार करता है जहां पर उसने 4 लोगों को उस टीम में रखा था जिनके नाम होते हैं राम, रमया, कैथरीन और किशोर। साथ ही में बर्मन ने उन्हें एक लोकल गाइड भी दिया था और वो सभी गाड़ी से वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे का सफर वो पैदल ही तय करते हैं और उनका जो लोकल गाइड होता है वो उन्हें राह से भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन किशोर के पास एक बुक थी जिसमें वहां का मैप था और वो उस बुक को फॉलो करता है और उन्हें भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिससे वो उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। राम कहता है कि अगर बर्मन को इस बारे में पता चला तो वो उन सबको जान से मार डालेगा। तो किशोर कहता है कि जब उन्हें खजाना मिल जाएगा तो बर्मन को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा और वो लोग उस खजाने को आपस में बांट लेंगे और गाइड का हिस्सा भी उसे दे देंगे। अब वो सभी उस खजाने की तरफ अलग से जाने लगते हैं और वहां पर हम एक पंछी को देखते हैं जो कि उन पे नजर बनाए हुए था। इधर बर्मन नदी किनारे बैठा होता है और तभी उसके पास एक बंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो भागने लगता है और उसके पीछे कई सारे बंदर भागते हैं जिससे कि वो एक गड्ढे में जा गिरता है। अब जब रात हो जाती है तो वो सभी आराम करने का तय करते हैं, इसीलिए वो आग जलाते हैं और पास ही में टेंट लगा लेते हैं और वो बातें करने लगते हैं कि आखिर कब तक उन्हें वो खजाना मिलेगा।
उसके बाद रात को जब वो सभी सो जाते हैं तो उनका लोकल गाइड उठता है और उनके टेंट से वो मैप देख लेता है और वहां जाने का रास्ता उसे पता चल जाता है। अब अगली सुबह वो गाइड उन्हें भटका देता है और वो हाथी वाले जंगल में उन्हें नहीं ले जाता, बल्कि वो उन्हें टाइगर वाले जंगल में ले जाता है। और वहीं पर फौजी की ड्रेस पहने एक आदमी होता है जो कि उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। अब ये आदमी कौन था इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। जब वो गाइड उन्हें आगे ले जाता है तो उनके सामने एक टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और वो टाइगर उनका पीछा करता है उन्हें मारने के लिए। वो सभी डर के मारे भागते हैं, जिससे कि वो स्प्लिट हो गए थे। इधर रम्या जब अकेली होती है तो वो अपने फोन का सिग्नल चेक कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक कीड़ा आता है जो कि उसके कान के अंदर घुस जाता है, जिससे कि वो जमीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर किशोर और राम जब अपने दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं तो उनके सामने एक हाथी आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। राम एक पेड़ पे चढ़ जाता है, जिससे कि वो हाथी उसे नहीं पकड़ पाता, और जब वो हाथी वहां से चला जाता है तो वो नीचे आ जाता है। इधर बर्मन जब जंगल में होता है तो उसे रम्या मिलती है और वो उसे उठा के पूछता है कि आखिर किशोर कहाँ पर है। इधर कैथरीन नदी किनारे होती है जो कि अपना मुंह धो रही थी, लेकिन तभी वहां पर वो टाइगर आ जाता है जो कि उसे जान से मार डालता है। जब रात हो जाती है तो वो गाइड उस मैप के जरिए उस पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाता है, और जब वो उस मैप को फॉलो कर रहा होता है तो कुछ आत्माएं उसे देख रही थी। तभी वो उस पेड़ के पास पहुंचता है जिसके नीचे खजाना रखा हुआ था, और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वो वहां पर गड्ढा करने के लिए जाता है तो वहां पर गजाना आ जाता है जो कि एक भाला उसे फेंक के मारता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। यानी कि जो भी उस खजाने के पीछे आएगा लालच के चक्कर में, उसका यही हश्र होगा और वो मारा जाएगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां नंदिता उस राइटर से पूछती है कि ये तो अधूरी कहानी है, उसे जानना है कि आगे वहां पर क्या होने वाला है। जब नंदिता उसे पढ़ना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल उस जंगल में कई सारी मायावी चीजें हैं, और वहां पर गरुड़ के वंशज भी रहते हैं जो कि पंछी के रूप में उस जंगल में मंडराते रहते हैं। वहां वो तीन पंछी आते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसमें से एक नर था और दो मादाएं थीं। उनकी लीडर उनसे कहती है कि उन्हें किसी भी हालत में उस ट्रेजर को लेना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि आखिर उन ट्रेजर को कैसे वो ले सकते हैं, क्योंकि उनके दुश्मन जो नाग हैं वो सभी उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि वो जो ट्रेजर है वो शिव भगवान का है, और शिव भगवान की कृपा से नागों का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए उन्हें किसी ऐसे नागवंशी को ढूंढना होगा जिसे कोई भी नाग चोट ना पहुंचाए, और उससे वो लोग उस ट्रेजर को निकलवाएंगे। और एक नागवंश का वारिस पहले ही इस जंगल में आ चुका है, और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि वो बर्मन था। इसीलिए वो लोग प्लान करते हैं कि वो बर्मन के जरिए उस ट्रेजर तक पहुंचेंगे, ताकि वो लोग नागों को हरा सकें और उन्हें जान से मार सकें। इधर बर्मन ने किशोर को बांध दिया था, क्योंकि वो उससे विश्वासघात कर रहा था, जिसकी वजह से एक लड़की और उनका गाइड भी मारा गया है। उसके बाद बर्मन किशोर को खोल देता है और उससे कहता है कि वो आइंदा उसे चीट ना करे, क्योंकि अगली बार अगर वो चीट करता हुआ पकड़ा गया तो वो उसे जान से मार डालेगा। उसके बाद वो मैप लेता है और उन सबसे कहता है कि अगर किसी पेड़ पे कोई भी नाग का सिंबल दिखे तो वो उसे बताएं, क्योंकि उसके अंदर ही खजाना होगा। इसीलिए वो सभी अब एक एक करके सारे पेड़ों को ढूंढने लगते हैं, और तभी बर्मन को एक पेड़ नजर आता है जिसके ऊपर वो निशान बना हुआ था, और उसे लगता है कि उसके अंदर ही खजाना होगा। उसके बाद वो उस आर्कोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि उसने वो पेड़ ढूंढ लिया है जिसके नीचे खजाना है। लेकिन वो आर्कोलॉजिस्ट उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसका फोन कट हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही उसके नेटवर्क चले जाते हैं। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो अचानक से उन पे ट्राइब लोग हमला कर देते हैं, जो कि उन्हें बुरी तरह पीटते हैं और वो रम्या के सर में एक्स घुसा देते हैं, जिससे रम्या की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद बर्मन उनका सामना करता है और उन्हें पीटता है, लेकिन तभी वहां पर वो गरुड़वंशी आ जाती है, जो कि एक पंछी के रूप में थी, जिसे देखकर वो ट्राइब डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब रात को वो सभी गरुड़वंशी प्रार्थना करते हैं, जहां से आसमान से उनकी तरफ एक शस्त्र आता है जिससे कि वो नागों से लड़ सकें। अगली सुबह होते ही वो आर्कियोलॉजिस्ट बर्मन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्मन ने सारे जीपीएस बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से वो बंदा उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद बर्मन किशोर और राम उस जंगल में अंदर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वो बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो कि हमें कुछ देर पहले दिखाया गया था। वो आदमी उनसे कहता है कि ये जंगल खतरे से खाली नहीं है, तो वो लोग उसके साथ चलें जहां वो इसका इतिहास उन्हें बताएगा। वो उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। और तब वो आदमी वहां की कहानी बताना शुरू करता है कि आखिर उस ट्रेजर की क्या हिस्ट्री थी। वो कहता है कि कई साल पहले यहाँ पर काशीवर मुनि रहा करते थे, और काशीवर मुनि की सूरी और आरी नाम की दो बहनें थीं।
उस मुनि की छोटी बहन आरी की शादी मीसा से हुई और काशीवर से उसने कई सारे सर्प बच्चे मांगे। और काशीवर ने जब उसे वरदान दिया तो उसे कई सारे सांप के बच्चे हुए। जब उसकी बड़ी बहन को ये बात पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि उसकी बहन के वारिस से शक्तिशाली वारिस वो अपना बनाएगी। इसीलिए उसने गरुड़ रूपी बच्चों का वरदान मांगा ताकि वो अपनी बहन से लड़ सके। और मुनिवर ने जब उसे वरदान दिया तो उसे कई सारे ईगल बच्चे हुए। और तब से ही उन दोनों बहनों में जंग छिड़ गई, जहां पर पंछी और सर्प में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। लेकिन आरी का जो दूसरा बेटा था उसका नाम वासुकी था और वो भगवान शिव के गले में विराजमान था। इसीलिए भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वो सीधा नागवंशी के साथ हो गए और एक नागमणि उन्हें तोहफे में दी। और वो नागमणि पत्थर की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्होंने सर्पों को दी, क्योंकि वो एक ऐसा पत्थर था जिसे पाकर कोई भी सारे लोगों पर राज कर सकता था। अब गरुड़ ये चाहते थे कि वो मणि उसे मिले, इसीलिए उसने सर्पों पे हमला बोल दिया और वो उनसे लड़ाई करने लगे। अब नागों ने उस मणि की रक्षा करने के लिए एक नागलोक बनाया और वो नागलोक आज भी इस जंगल में कहीं पर मौजूद है। ये नागलोक किसी की भी दृष्टि में नहीं आता है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए एक भाला चाहिए होता है, जो कि एक मायावी भाला है और सिर्फ एक नागवंशी ही उसको पाकर उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उस भाले की रक्षा करी गई थी और यहाँ तक कि रावण ने भी उसकी रक्षा की थी। रावण का वंश का जो आखिरी राजा था उसका नाम वीरपुत्रन था। और ब्रिटिश समाज जब वहां पर आया तो वीरपुत्रन ने उससे बहुत ज्यादा लड़ाई करी और अरब्स को भी उसने बहुत ही बुरी तरह मारा था, क्योंकि उस भाले का पता उन लोगों को भी चल चुका था। इसलिए वीरपुत्रन ने अपना फेवरेट हाथी अश्वत्थामा को अपना बैटल में चुना और अश्वत्थामा इतना खतरनाक था कि वो सबको मार सकता था। वीरपुत्रन जब अकेला पड़ गया था तो उसके लोगों ने ही उसे मारने की साजिश रची। जब वीरपुत्रन को इस बारे में पता चला तो उसने काली माता के पूजन का आयोजन किया, जहां पर उसने काली माता की किताब कुंजिका को उसी जंगल में दफना दिया ताकि वो किसी के हाथ ना लग सके। उसी पूजा में प्रसाद में जहर मिला दिया गया था और वीरपुत्रन ने जब उसे पिया तो उसकी वहीं पर मौत हो गई। जब उसके फेवरेट हाथी ने उसकी जान बचाने की कोशिश करी तो उन लोगों ने उस हाथी को भी मार डाला और तब से ही वहां पर लोग खजाने की तलाश में आने लगे, लेकिन किसी को भी खजाना आज तक नहीं मिल पाया, क्योंकि जो कोई भी उस खजाने के पास भी आता है तो वीरपुत्रम और उस हाथी अश्वत्थामा की आत्मा वहां पर आ जाती है, जो कि उन्हें मौत के घाट उतार देती है। अब ये कहानी जब वो लोग सुनते हैं तो राम उस अंकल से कहता है कि ये कहानी उसकी मनगढ़ंत लग रही है तो वो बकवास बंद करे। लेकिन वो कहता है कि ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि दरअसल वो भी एक वीरपुत्रम का ही वंशज है, तभी वो इस कहानी को अच्छी तरह जानता है। अब वर्मन जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो तुरंत एक चाकू उठाकर उस आदमी का गला काट देता है, जिससे कि उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद वो उसके मंदिर में जाकर कुछ ढूंढने लगता है और तभी उसके बक्से में उसे एक मैप मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे कहाँ पर जाना है। उसके ऐसा करने पे उसके बाकी दो दोस्त बहुत ज्यादा हैरान थे और वो डर भी रहे थे कि कहीं वो उन्हें भी ना मार डाले। इधर राम और किशोर जब आगे जा रहे होते हैं तो किशोर को एक सांप पकड़ लेता है और उसे निगल लेता है। और राम जब आगे भाग रहा होता है तो उसके पास कई सारे सांप आ जाते हैं, जो कि उसे जान से मार डालते हैं। वर्मन भी जब वहां से जा रहा होता है तो एक नाग उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक गरुड़ वंशी आ जाती है, जो कि उस नाग को अपने पंजों से दबोच लेती है और उसे ऊपर ले जाती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि वो वर्मन को यहाँ से ले जाए। यहाँ ये कहानी पढ़ के नंदिता बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और राइटर से कहती है कि उसे आगे की कहानी भी जाननी है, इसीलिए वो राइटर उसे बाकी के पन्ने देता है। लेकिन राइटर उससे कहता है कि आगे के पन्ने वो बिल्कुल भी ना पढ़े, लेकिन वो कहती है कि उसे वो पढ़ना जरूरी है, इसीलिए वो राइटर उसे आगे के पन्ने दे देता है। और जब वो आगे की स्टोरी पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि बर्मन छूट की एक अजीब सी जगह पर पहुंचा था और वहां पर उसे गरुड़ मिलने के लिए आया था, जहां पर उसे वो भाला भी मिला था। और जब उसने उस भाले से उस खजाने के लिए खुदाई शुरू करी तो वहां पर वो गरुड़ वंशी भी आ गए थे और अश्वत्थामा और वीरपुत्रन की आत्माएं भी वहां पर आई थी उसे मारने के लिए, लेकिन गरुड़ वंशियों ने उसे बचा लिया था। उनके मरते ही याली उठ गया और उन सबका सामना करने लगा। और याली जो था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर था, उसने एक एक करके सबको मारना चाहा, जहां पर वो गरुड़ याली का सामना नहीं कर पाए और उनकी जो लीडर थी वो डर के मारे वहां से भाग निकली, क्योंकि याली सबसे शक्तिशाली था और उसको कोई नहीं हरा सकता था। और वहां पर शेष नाग भी आ गए थे उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि किसी भी हाल में वो नागमणि गरुड़ वंशी को नहीं दे सकते थे। अब ये किताब यहीं पे खत्म हो जाती है और नंदा ये कहानी पढ़ के हैरान हो जाती है। वो राइटर उससे कहता है कि अभी भी उसकी भूख नहीं मिटी होगी, लेकिन इसके आगे वो उसे कुछ भी नहीं बता सकता, इसीलिए भलाई इसी में है कि वो यहाँ से चली जाए। जब नंदिता वहां से डर के मारे जा रही होती है तो वहां पर उस भाले को भी देख पाती है और ये देखकर वो डर जाती है और वहां से चली जाती है।
तभी हम उस राइटर की आंखों को देखते हैं जो कि नाग जैसी हो गई थी, और हम समझ पाते हैं कि बर्मन कोई और नहीं बल्कि यही राइटर है जो ये 20 साल पहले वहां पर गया था और उसके साथ ये सब हुआ था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो भी एक नागवंशी है, तो उसने नागों का साइड लिया और वो हमेशा के लिए यहाँ पर आकर रहने लगा। इसीलिए उसने गरुड़ों का साथ छोड़ दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जहां पर हमारे इतिहास के बारे में बताया गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।